Hi guys, welcome to my YouTube channel मिश्रा यूपीएससी चैम्प। आज हम आपके लिए करंट अफेयर कुछ चर्चित मुद्दे लेके आए हैं। आज हम 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कोविड-19 टेस्टिंग किट के बारे में, भारत विद्युत का तीसरा बड़ा उत्पादक बना उसके बारे में, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो चलिए इन चर्चित मुद्दों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 टेस्टिंग किट के बारे में। कोविड-19 टेस्टिंग किट जो है, हाल में ही पुणे में स्थित स्वास्थ्य क्षेत्र की एक निजी कंपनी माई लैब को कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्टिंग किट बनाने की मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य बिंदु है, माई लैब भारत का पहला स्थानीय स्वदेशी निर्माता है जिसे कोविड-19 के परीक्षण के लिए टेस्टिंग किट बनाने की अनुमति दी गई है। माई लैब प्रबंधन निदेशक के अनुसार मेक इन इंडिया पहल को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 टेस्टिंग किट को स्थानीय तथा केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार किया गया है। साथ ही इस किट के निर्माण में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDS द्वारा निर्धारित आवश्यक दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखा गया है। इस टेस्टिंग किट का पूरा नाम माई लैब पीथोडी टेक्ट है। कोविड-19 क्वांटिटेटिव PCR किट। माई लैब प्रबंधक निदेशक के अनुसार निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड-19 परीक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश कंपनी द्वारा जारी कर दिए गए और अभी तक 12 निजी प्रयोगशालाओं ने पंजीकरण कराकर काम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में माई लैब से जुड़ी इन प्रयोगशालाओं के पास पूरे भारत में 15,000 संग्रह केंद्रों पर कोविड-19 के नमूने लेने की व्यवस्था है। अन्य प्रयोगशालाओं के पंजीकरण के साथ संग्रह केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि होगी। माई लैब प्रबंधक निदेशक के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR नेटवर्क के तहत 111 प्रयोगशालाओं के माध्यम से सरकार के पास एक दिन में 10,000 से अधिक नमूनों की जांच करने की क्षमता है। टेस्टिंग किट बनाने की अनुमति के लिए आवश्यक प्रक्रिया। हालांकि कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत अधिकांशतः विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा है, परंतु हाल ही में कई स्थानीय कंपनियों ने टेस्टिंग किट बनाने की अनुमति के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में आवेदन किया था। ICMR के लिखित दिशा निर्देशों के तहत देश में उन्हीं कंपनियों की टेस्टिंग किट को कोविड-19 के व्यावसायिक परीक्षण की अनुमति दी जाती है जिन्हें या तो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति प्राप्त हो या यूरोप संघ द्वारा प्रमाणित किया गया हो। परंतु 23 मार्च 2020 को ICMR द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में यदि किसी टेस्टिंग किट को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की स्वीकृति प्राप्त है तो उन्हें US FDA या यूरोपीय संघ की अनुमति के बिना भी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। कैसे काम करती है टेस्टिंग किट? माई लैब के प्रतिनिधि के अनुसार इस परीक्षण में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए संक्रमित व्यक्ति में वायरस के RNA की पहचान की जाती है। किसी व्यक्ति की उंगलियों की छाप फिंगरप्रिंट्स की तरह ही हर वायरस के RNA की एक विशिष्ट पहचान होती है। इस टेस्ट में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाव के अनुसार
किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के लिए कम से कम 2 आरएनए फिंगरप्रिंट की पहचान की जानी चाहिए। साथ ही इस परीक्षण के दौरान व्यक्ति में वायरस के प्रति कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं की भी जांच की जाती है। माई लैब के अनुसार इस टेस्टिंग किट के माध्यम से मात्र 2.5 घंटों में यानी कि 2.5 घंटों में ही परीक्षण के परिणाम जाने जा सकते हैं। टेस्टिंग किट के लाभ क्या हैं? वर्तमान में विश्व के किसी भी देश में कोविड-19 के प्रामाणिक उपचार की खोज नहीं की जा सकती है। ऐसे में इस बीमारी के नियंत्रण का एक ही विकल्प इसके प्रसार को रोकना है। इस टेस्टिंग किट के माध्यम से कम समय में ही संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सहायता प्राप्त होगी। इस टेस्टिंग किट के परीक्षण के दौरान सभी प्रयासों में 100% सही परिणाम प्राप्त हुए, जो इस किट की विश्वसनीयता को सिद्ध प्रमाणित करता है। वर्तमान में कोविड-19 से बीमार हो रहे लोगों के अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्य नागरिकों और प्रशासन के लिए यह महामारी एक गंभीर मानसिक तनाव दबाव का कारण बनी है। ऐसी स्थिति में स्थानीय टेस्टिंग किट के निर्माण जैसे छोटी सफलता से भी इस बीमारी से लड़ने में नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा सरकार का मनोबल मजबूत होगा। चुनौतियां क्या हैं? हालांकि इस टेस्टिंग किट की लागत लगभग 1200 रुपए है, पहले से उपलब्ध अन्य विकल्पों से कम है, परंतु अभी भी बहुत से लोग बिना किसी आर्थिक सहायता के पूरे परिवार के लिए इस परीक्षण को नहीं ले पाएंगे। हाल ही के दिनों में देश में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में यह अति आवश्यक है कि शीघ्र ही अधिक से अधिक संक्रमित लोगों की पहचान की जाए। परंतु किट के निर्माताओं के लिए सरकार के सहयोग के बाद भी कम समय में बड़ी मात्रा में लोगों के लिए किट उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होगी। कोविड-19 की चुनौती से निपटने के अन्य प्रयास क्या क्या प्रयास हैं? पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अन्य प्रयासों के साथ इस रोग के प्रसार की निगरानी कराने व सुदूर क्षेत्रों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूक और प्रशिक्षित करने के लिए तकनीक की सहायता लेने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वेबिनार। इस प्रयास के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से एक वेबिनार प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। वेबिनार को आसान शब्दों में ऑनलाइन सेमिनार या इंटरनेट आधारित सेमिनार के रूप में समझा जा सकता है। इस वेबिनार के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे चिकित्सा सहायकों, नर्सों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि को प्रतिदिन एम्स के डॉक्टरों कोविड-19 के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाएगी। इस पहल के तहत कोविड-19 के संदर्भ में स्थानीय भाषा के माध्यम से ज्यादातर लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए राज्य सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही इस पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैट बॉक्स की शुरुआत की जाएगी और इन वेबिनार कार्यक्रमों को फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब आदि के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। कोरोना कवच इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी करने के लिए एक ऐप का निर्माण किया गया है। यह ऐप फोन में इंस्टॉल करने के बाद फोन के ब्लूटूथ और लोकेशन की सहायता से संक्रमण के संभावित प्रसार की चेतावनी दे सकता है।
वर्तमान में इस ऐप को अस्थायी रूप से कोरोना कवच का नाम दिया गया है। वर्तमान में ऐसे ही एक ऐप का प्रयोग सिंगापुर में किया जा रहा है। कैसे काम करता है यह ऐप? यह ऐप फोन के ब्लूटूथ के माध्यम से किसी स्थान पर व्यक्ति से 3 से 5 मीटर की दूरी पर स्थित सभी लोगों के आंकड़े सुरक्षित रखता है। शुरुआत में इस ऐप में एक हरे रंग का सांकेतिक चिन्ह होगा। यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जाता है तो उसकी जानकारी लैब में दर्ज कराई जाएगी। संक्रमण की पुष्टि होने पर ऐप में सांकेतिक चिन्ह का रंग लाल यानी कि रेड हो जाएगा। ऐप से प्राप्त जानकारी के आधार पर पिछले 14 दिनों में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा और उनके ऐप में सांकेतिक चिन्ह का रंग पीला यानी कि येलो हो जाएगा। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिया जाएगा कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अगले 14 दिनों तक किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में न आए। कोविड-19 की जागरूकता के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग। कोविड-19 के बारे में सही जानकारी प्रदान करने और गलत सूचनाओं, समाचारों यानी कि फेक न्यूज से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को सरकार द्वारा जारी नंबर 9013151515 पर एक हाय लिखकर भेजना होगा। यह सेवा वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में उपलब्ध है। साथ ही इसे मराठी में उपलब्ध कराने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। केरल और कर्नाटक की राज्य सरकारें भी इस सेवा को स्थानीय भाषा में जारी करने के लिए सहयोग कर रही हैं। इस सेवा को 2 अन्य नंबरों पर जारी करने की तैयारी की जा रही है। चिकित्सा केंद्रों की जरूरतों के लिए मैप आधारित पोर्टल केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत करने पर कार्य शुरू कर दिया है। इस पोर्टल का उद्देश्य अस्पतालों और वे लोग जो सहायता प्रदान करने की इच्छा रखते हों बीच आसानी से संपर्क स्थापित कराना है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न अस्पतालों की जरूरतों के आंकड़े एक सिस्टम में दर्ज किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से एक पोर्टल तैयार किया जाएगा जिसमें मानचित्र की सहायता से किसी क्षेत्र विशेष में स्थित सभी अस्पतालों और उनकी जरूरतों का आंकड़ा जारी किया जा सकेगा। इस पोर्टल की सहायता से इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अस्पतालों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा सकेंगे। अब बात करते हैं अगले चर्चित मुद्दे की। भारत विद्युत का तीसरा बड़ा उत्पादक। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा प्रकाशित की वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत बिजली उत्पादन में तीसरे वर्ष 2019 में तथा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के मामले में 106वें स्थान 2017 पर रहा है। 1497 टेरावाट हावर विद्युत उत्पादन के साथ भारत अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा विद्युत उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। स्वतंत्रता के बाद से विद्युत उत्पादन 100 गुना से अधिक हो गया है, परंतु आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण विद्युत की मांग उत्पादन से अधिक रही है। संबंधित सरकारी पहल सौभाग्य योजना। भारत ने देश में 40 मिलियन से अधिक परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है। उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना
उदय योजना को विद्युत मंत्रालय ने राज्य डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आरंभ किया था। उज्ज्वला उज्ज्वला इस योजना का उद्देश्य दक्ष प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना, दक्ष उपकरणों के उपयोग करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा विद्युत बिल में कमी लाना। यह योजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है जो अपने 30 सदस्य देशों और 8 सहयोगी देशों के साथ वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु काम करती है। इसकी स्थापना 1973 में 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी, जब आपके देश ने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ दुनिया को चौंका दिया था। आईईए के मुख्य क्षेत्र क्या हैं? ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता, वैश्विक संबंधता, जिसको इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड कहते हैं, वर्ल्ड वाइड। भारत वर्ष 2017 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सहयोगी सदस्य बना। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। फ्यूचर ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक रिपोर्ट, यह रिपोर्ट ऊर्जा थिंक टैंक अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। कि वर्ल्ड एनर्जी स्टोसिक KWES रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब बात करते हैं वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 की। हाल ही में सतत विकास समाधान नेटवर्क ने वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की है। क्या है इनके मुख्य बिंदु? विश्व खुशहाली रिपोर्ट के आंकड़े वर्ष 2018 एवं 2019 के दौरान एकत्रित किए गए थे। अतः यह रिपोर्ट कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं हुई। SDSN ने वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में 153 देशों को शामिल किया है। शीर्ष देश, सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड शीर्ष पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क एवं स्विट्जरलैंड है। भारत की स्थिति इस वर्ष भारत का स्थान 144वां है, जो पिछले वर्ष से 4 स्थान कम है। भारत का स्थान अपने पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन से खराब स्थिति में है। निम्नतर स्थिति वाले देश रैंकिंग में सबसे नीचे स्थान पाने वाले देश हिंसक संघर्ष एवं तीव्र गरीबी से पीड़ित हैं। जिम्बाब्वे, दक्षिणी सूडान और अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में स्थान दिया गया है। खुशहाल राष्ट्र का अर्थ क्या है? जहां लोगों में अपनेपन का एहसास, एक दूसरे पर भरोसा हो एवं साझा स्थानों का आनंद लेते हैं, वे राष्ट्र खुशहाल होते हैं। इन राष्ट्रों में अधिक सहन क्षमता होती है, क्योंकि साझा विश्वास कठिनाइयों के बोझ को कम करता है तथा स्वास्थ्य समाज का निर्माण करता है। नगर एवं खुशी, सिटीज एंड हैप्पीनेस, नगर आर्थिक क्रियाओं केंद्र, इकोनॉमिक्स पावर हाउस होते हैं। तीव्र नागरिकीकरण के कारण नगरों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अतः वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में नगरों को भी शामिल किया गया है। नगरों के लिए पहली बार वैश्विक खुशहाली रैंकिंग जारी की गई है। यह रैंकिंग द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स से अलग है, क्योंकि GLI 5 संकेतकों के
मात्रात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण पर आधारित होता है, जबकि खुशहाल नगर सूचकांक नगरीय निवासियों द्वारा निर्धारित भलाई के मानकों पर आधारित है। शीर्ष 3 खुशहाल नगर हेलसिंकी फिनलैंड, आरहुस डेनमार्क, वेलिंगटन न्यूजीलैंड है। रिपोर्ट के बारे में, यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की जाती है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2012 से शुरू हुआ था। इस वर्ष इसका 8वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। खुशहाली को आंकने के लिए सूचकांक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादक कठिन समय में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन की प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भ्रष्टाचार और उदारता की अवधारणा को आधार बनाया जाता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क से काम कर रहा है। एसडीएसएन सतत विकास हेतु व्यवहारिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाता है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस जलवायु समझौतों की कार्यान्वयन भी शामिल है। एसडीएसएन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करता है। तो यहाँ पे हमने कुछ आपसे चर्चित मुद्दे थे उनके बारे में बात की है। अगले वीडियो में हम फिर से कुछ नए चर्चित मुद्दे लेके आएंगे। जो हम चर्चित मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, इसको आप निबंध में भी यूज कर सकते हैं। निबंध के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको निबंध में यूज कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच।